अस्सलामुअलैकुम फ़िज़िक्स पनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड इलास्टिसिटी। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, इस क्वेश्चन में एक मेटल वायर सब्जेक्ट टू फोर्स है। फोर्स इंक्रीजेस करती है मैक्सिमम तक और फिर डिक्रीजेस बैक टू ज़ीरो। जो कर्व हमारे पास ऑब्टेन्ड हुई है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में ड्यूरिंग एक्सटेंशन, सेम जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन पे जो कर्व है वो सेम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास कि जो कर्व है वो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की सेम होगी। तो इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, पहले हम देख लेते हैं फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड ये करना है कि बिहेवियर ऑफ द मेटल बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा। तो आपको पता है कि ये हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास इलास्टिक लिमिट है और इलास्टिक लिमिट तक हम जब फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो कर्व, वो जो है हमारे पास वायर जो है वो वापस जब आती है अपनी जो ओरिजिनल लेंथ की तरफ, तो वो जो कर्व हमें हासिल होती है वो सेम होती है। जो एक्सटेंशन कर्व होती है वो जो है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम वो कर्व सेम होती है। कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इस दौरान नहीं होती, इसके बाद होगी कहीं पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जो चॉइसेस हमें गिवन है मेटल एक्स और वाई के दरमियान, उसका बिहेवियर जो है वो इलास्टिक होगा, प्लास्टिक नहीं होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ गिवन है और जो वायर है वो जब लोड हुई या अनलोड हुई तो ग्राफ लाइन जो है वो वायर की वो सेम रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और यही हमारा की पॉइंट है जो क्वेश्चन में गिवन है कि ऑन रिमूविंग द फोर्स इन स्टेप्स वायर विल रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये अगर ऐसा हो रहा हो तो वो वाली रीजन इलास्टिक रीजन होगा वायर का। और वायर का जो ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें हमारे पास ऑप्शन बी है कि ये जो है इसकी जो डिफॉर्मेशन है वायर की इस टाइम, ये हमारे पास इट इज़ इलास्टिक ओनली। तो ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। और बाकी में है इलास्टिक, प्लास्टिक या इलास्टिक है ना प्लास्टिक है, वो तमाम ऑप्शंस या प्लास्टिक ओनली है। ए सी डी ऑल और रॉन्ग। जी, इस क्वेश्चन में 4 डिफरेंट स्प्रिंग्स के लिए 4 डिफरेंट एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ्स गिवन है और जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें एक्सटेंशन और फोर्स की वैल्यूज़ चारों ग्राफ्स में डिफरेंट हैं। यानी उनकी जो लिमिट है वो डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं वो ऑप्शन वो हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बतानी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह होंगी 1 2 3 4 में से। जी, तो सबसे पहले हमें पता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एक्सटेंशन, यानी ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो हम ग्रेडियंट लेते जाएंगे। ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ 1 जो होगा 10/5 2, ग्रेडियंट ऑफ 2 20/4 5, ग्रेडियंट ऑफ 3 100/0.1000, ग्रेडियंट ऑफ 4 10/0.5 20। तो क्लियर हो गया हमें कि हमारे पास हो क्या रहा है। 1000 जो है वो ग्रेटेस्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास आ गई 20 की वैल्यू, यानी कि 3 के बाद 4 और 4 के बाद हमारे पास आ गया 20/4 5 और इस तरह हमारे पास एंड में आ गया 1। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में एक वायर पर फोर्स इंक्रीज की गई है जिससे उसमें स्ट्रेच बढ़ता गया और जो है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ उस डेटे से प्लॉट किया गया और एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में देखें तो हमें पता लगता है कि इट कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ एफ एक्स जी। तो ये हाफ एफ एक्स से फाइंड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट एक प्रॉब्लम है
कि हमारे पास एरिया जो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है यहाँ पर ये लीनियर है, मतलब ये सिर्फ हमारे पास अप टू हुक्स लॉ तक तो महदूद है, मगर उसके बाद जो उस पे अंदर जो हमारे पास प्लास्टिक रीजन होता है और इलास्टिक लिमिट होती है उसका कहीं डिस्कस नहीं किया गया ऊपर वाले ग्राफ में। तो हाफ एफ एक्स इज करेक्ट अप टू दैट ग्राफ जहाँ पर वो लीनियर पोर्शन होगा, लेकिन वो अगर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ कंप्लीट अगर हमें देखें अप टू द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन तो वहाँ तक का इंफॉर्मेशन नहीं देता हाफ एफ एक्स का फार्मूला एरिया अंडर द कर्व। तो ऑप्शन ए इज इनकोरेक्ट। और ऑप्शन बी को देखें तो वो कहता है क्या ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है स्ट्रेस सैंपल में? जी बिल्कुल। एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देता है, बट अगेन हमें नहीं पता कि हमारी दरमियान में कहीं एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही। तो तमाम जो एरिया होगा वो ज़रूरी नहीं कि वो हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे, उसके अंदर कोई वेस्टेज अगर हुई है हमारे पास तो वो उसके बारे में एरिया अंडर द ग्राफ इनकोरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ इनकोरेक्ट। और इसी तरह अगर ऑप्शन डी को देखें हम, it would be the same for any wire of the same material, तो नहीं जी, एरिया डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक्सटेंशन हर मेटल की डिफरेंट होती है सेम फोर्स पर। तो हमारे पास डी भी ऑप्शन गलत हो गई। तो ऑप्शन सी है इट इज़ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द सैंपल, दिस कैन बी करेक्ट। और यही करेक्ट है हमारे पास क्योंकि जो वर्क होता है वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होता है। जी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर एक स्प्रिंग पर 8.80 न्यूटन की फोर्स लगेगी तो उस वक्त उसकी लेंथ 90 मिलीमीटर होगी, और अगर इस पर फोर्स जो है 1.30 न्यूटन लगेगी तो इस पर जो लेंथ होगी उस वक्त उसकी 115 इंटू 10⁻³ मीटर यानी 115 मिलीमीटर होगी। तो हमें पूछा क्या गया है, हमें के की वैल्यू यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। जी अंदाज़ा हो गया आपको हमारा इंक्रीज़ इन फोर्स कितना हुआ है, 1.30 माइनस 0.80 जो कि 0.50 न्यूटन बनता है, और हमारे पास इंक्रीज़ इन एक्सटेंशन कितनी हुई है, 115 माइनस 90 25 इंटू 10⁻³ मीटर की हमारे पास एक्सटेंशन हुई है स्प्रिंग में। तो हमारे पास फार्मूला F इज इक्वल टू के इंटू एक्सटेंशन मौजूद है, इसमें से के की वैल्यू हमारे पास इजीली वी कैन फाइंड F ओवर एक्सटेंशन, और वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो आंसर आ गया 20 न्यूटन पर मीटर। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ गिवन है और इसमें कुछ शेडिड रीजन है, और ये बताया गया है कि पॉइंट पी जो है वो इलास्टिक लिमिट है। तो पूछा ये गया है वर्क डन के लिए जो है हमारे पास कौन सा शेडिड एरिया जो है हमारे पास वर्क डन ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। वर्क डन ड्यूरिंग द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये हमसे पूछा गया है। हमें वी आर वेल अवेयर कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का जो एरिया होगा वो हमारे पास आफ्टर पॉइंट पी स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा पॉइंट पी इलास्टिक लिमिट है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो मौजूद हैं इसमें ऑल एरिया एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ का शेडिड है। तो ये ऑप्शंस ए एंड बी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग, और हमारे पास जब के ऑप्शन सी और डी में से दोनों में से कोई एक करेक्ट है, क्योंकि दोनों में जो शेडिड रीजन है, चूँकि हमने वर्क डन अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बताना है तो वो दोनों ही बज़ाहिर जो है ना शेडिड रीजन ठीक लगते हैं। बट अगर हम गौर से देखें कि हमारे पास एक्चुअली जब एक्सटेंशन हो रही होती है तो होता ये है रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। तो अगर हमारे पास एक्सिस कुछ इस तरह से होते कि हमारे पास फोर्स ऑन वाई एक्सिस होता और एक्सटेंशन ऑन एक्स एक्सिस होता,
तो जो ग्राफ हमने अभी ड्रा किया है दैट विल बी द करेक्ट वन, कि हमारे पास फोर्स फिर वर्क डन अंडर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऐसे होता जैसा कि हमने ये शो किया है। बट व्हाट हैपन कि ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो है एक्सटेंशन वाई एक्सिस पर है और फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस पर है। थोड़ा सा मतलब है कि ये रूटीन से हटकर है, तो इसमें हमारा जो वर्क डन अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा वो ऑप्शन डी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट चॉइस। जी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपसे स्ट्रेस का फार्मूला पूछा जा रहा है जो कि है फोर्स ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर चॉइसेस आर द रॉन्ग वन। जी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मेटल वायर को स्ट्रेच किया गया है, हुक्स लॉ ओबे कर रही है वो वायर, और जो ऑप्शंस ए बी सी डी हैं इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि स्ट्रेच करने से चेंज नहीं होगी। एक्सटेंशन लाजमन सी बात है चेंज होगी, स्ट्रेन चेंज होगा, स्ट्रेस चेंज होगा, यंग मॉडुलस को चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि यंग मॉडुलस का फार्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस चेंज होगा तो स्ट्रेन चेंज होगा इक्वल अमाउंट के साथ। तो इंक्रीज इन स्ट्रेस इंक्रीजेज द स्ट्रेन, so the ratio will remain the same। तो हमारे पास young modulus is the correct answer and all other choices are the wrong one। जी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट को इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच कर दिया जाए तो जो स्ट्रेस की हालत होती है वो क्या होती है, उसके बारे में जो ऑप्शंस ए बी सी डी मौजूद हैं। मगर इन ऑप्शंस को समझने से पहले हम एक जो अपनी हुक्स लॉ वाली ग्राफ है उसको देख लेते हैं ताकि हमें वो कर्व समझने में आसानी हो। जी यहाँ पर हमें जब ये समझ आ जाएगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो पॉइंट है जहाँ तक हमारे पास जो है लीनियर है कर्व, यानी कि हमारे पास हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। तो उसके बाद जो है इलास्टिक लिमिट आ जाती है। ये वो पॉइंट है जो मैक्सिमम स्ट्रेस हम उस पर डाल सकते हैं बिफोर गोइंग टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और यही बात उसने हमारे पास ऑप्शन सी में हमारे पास मौजूद है कि इट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट हैज़ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, और बाकी खुद ब खुद जब हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो वो खुद ब खुद ए बी और डी रॉन्ग हो जाएंगे और ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।